हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखने वाले हैं, वो भी पूरा नोट्स के साथ। बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जॉन मिल्टन का सनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस प्रिस्क्राइब्ड है और इस सनेट को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ दे ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आइए डिटेल में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन रखी जाती है, ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो नंबर 1 डालकर पहली हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन। जॉन मिल्टन सनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जॉन मिल्टन की सनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज, ये जानी जाती है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मतलब ये इस नाम से भी जानी जाती है और इसका टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है, क्योंकि इस सनेट की जो फर्स्ट लाइन शुरू होती है वो यही से शुरू होती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट was written in the 17th century। तो जॉन मिल्टन की सनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट के नाम से भी जानी जाती है, ये लिखी गई थी 17वीं शताब्दी में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए डीपली पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स हिज स्ट्रगल विद लॉसिंग हिज आईसाइट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक बहुत ही गहराई के साथ पर्सनल यानी व्यक्तित्व और फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक पोएम है। दैट रिफ्लेक्ट्स जो कि प्रकाश डालती है हिज स्ट्रगल, हिज यानी कि जॉन मिल्टन, स्ट्रगल यानी संघर्ष, विद लॉसिंग हिज आईसाइट कि जब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल पर ये पोएम प्रकाश डालती है। आपने जब ये पोएम पढ़ी, हमने आपको ये पोएम पढ़ाई है, चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने देखा था कि जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई थी और ये कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी उस टाइम चली गई जब इन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उदास भी हो जाते हैं कि ये अब ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे। These poem explores themes of faith, patience and acceptance of God's will। ये कविता जो है मुख्य रूप से फेथ यानी आस्था, पेशेंस यानी धैर्य या सब्र एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल या ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के थीम पर जोर देती है। तो इसमें आपने देखा कि जॉन मिल्टन तो पहले बहुत निराश होते हैं, लेकिन फिर आगे इन्हें समझ आ जाता है कि जो गॉड की इच्छा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए फेथ और सब्र के साथ। तो आपको इंट्रोडक्शन में इसी तरीके से लिखना है। तो फेथ, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल ही इस पोएम की मेन थीम है, ये बात याद रखिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो सेकंड हेडिंग है वो है थीम यानी विषय वस्तु। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज ट्रस्ट इन गॉड। जो मेन थीम है इस पोएम की वो है ट्रस्ट इन गॉड यानी ईश्वर में विश्वास। मिल्टन हु लॉस्ट हिज आईसाइट, जिन्होंने खो दी है अपनी आंखों की रोशनी, फील्स महसूस करते हैं, सैड यानी उदासी, एंड वरीड यानी कि चिंतित हैं, परेशान हैं। तो जॉन मिल्टन जिन्होंने अपनी आई साइट खो दी है वो फील करते हैं बहुत उदासी और वो अपने आप में बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। बिकॉज ही थिंक्स ही कैन नो लॉन्गर सर्व गॉड विद हिज राइटिंग। बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स वो सोचते हैं, ही कैन नो लॉन्गर वो नहीं कर सकते, सेवा सर्व मतलब सेवा, गॉड मतलब ईश्वर की, विद हिज राइटिंग अपनी राइटिंग से, क्योंकि ये एक पोएट है और इनको लगता है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है तो ये ज्यादा टाइम तक अपनी राइटिंग से गॉड की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बहुत उदास है, इन्हें कुछ भी करने के लिए, गॉड की सेवा करने के लिए आंखों की रोशनी की जरूरत है जो अब इनके पास नहीं है। तो इस पोएम की शुरुआत में वो यही बात कहते हैं कि जब इन्हें आंखों की रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है तब इनकी आंखों की रोशनी गॉड ने ले ली है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा सैड है। हालांकि बाय द एंड ऑफ द पोएम, इस पोएम के एंड में ही रियलाइजेस वो महसूस करते हैं दैट कि गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू डू एक्टिव वर्क। तो इस पोएम के एंड में वे समझ जाते हैं, ही रियलाइजेस वे समझ जाते हैं कि गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट कि ईश्वर जो है वो केवल कर्म की अपेक्षा नहीं करते, मतलब जो लोग एक्टिव होकर वर्क करते हैं गॉड के लिए, तो गॉड केवल उन्हीं लोगों के एक्टिव वर्क की अपेक्षा नहीं करते। Having patience and faith is also a form of service। Patience यानी सब्र and faith या मतलब आस्था is also a form of service, ये भी एक सर्विस की या काम करने की, ईश्वर की सेवा करने का एक तरीका है। तो ये
पोएम के एंड में ये चीज समझ जाते हैं कि केवल जो लोग अपनी आंखों की रोशनी की मदद से सारा काम करते हैं, एक्टिव वर्क करते हैं, गॉड केवल उनकी ही अपेक्षा नहीं करता, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और जो चीज उन्हें ईश्वर देता है उस पर ही वो भरोसा करते हैं, तो ये भी एक तरह से गॉड की सेवा करना ही है, जो कि इस पोएम के एंड में जॉन मिल्टन समझ जाते हैं। अब बात करते हैं इस पोएम के स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में एक हेडिंग आपको ये भी लिखनी होगी, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। स्ट्रक्चर मतलब होगा रचना या संरचना एंड स्टाइल मतलब शैली। तो इस सोनेट की क्या शैली है, क्या संरचना है। द पोएम फॉलोज द पेट्रियर्चन सोनेट। ये पोएम जो है पेट्रियर्चन सोनेट है, मतलब कि इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रियर्चन सोनेट भी कहा जाता है। और जब यूनिट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाई थी इस BS सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में, जो आपने पढ़ी है अभी, तो उसमें आपने देखा सोनेट 2 तरह की होती है, एक होती है इटालियन सोनेट, एक होती है इंग्लिश सोनेट। तो इटालियन सोनेट को पेट्रियर्चन सोनेट कहते हैं और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तो जॉन मिल्टन की जो ये पोएम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है पेट्रियर्चन सोनेट, कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, जो कि बना होता है, कंसिस्टिंग मतलब बना होता है, ऑफ 14 लाइन्स 14 लाइन का, डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव 8 लाइन्स एंड असिस्टेड लास्ट 6 लाइन्स, जो कि बना होता है 14 लाइन का, एंड ये 14 लाइन डिवाइड होती है, बटी होती है इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव और सेस्टेट में। जिन लोगों ने यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा उनके लिए ऑक्टेव एंड सेस्टेट समझना बहुत आसान होगा, वो फौरन समझ गए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और यूनिट नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोएट्री पढ़ रहे हैं और ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, जो पेट्रियर्चन सोनेट होता है उसमें 14 लाइन होती है। देखिए, सोनेट चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो या इटालियन हो, 14 लाइन में होती है वो। तो जो पेट्रियर्चन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा होता है। तो ऊपर से पहली लाइन से लेकर जो 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव होती है, और 8 के बाद जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं उसको सेस्टेट कहा जाता है। तो इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेव एंड सेस्टेट में बटा हुआ है। द पोएम इज रिटेन इन एम्बिक पेंटामीटर, और ये जो पोएम है लिखा गया है एम्बिक पेंटामीटर में, ये सब आप पढ़ चुके हैं। विच गिव्स इट ए रिदमिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी। एम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है और ये एम्बिक पेंटामीटर इसकी लय और प्रवाह सुंदर बना देता है। द राइम स्कीम इज ABBA ABBA CDE CDE। अब जिन्होंने यूनिट नंबर 1 पढ़ा होगा उन्हें राइम स्कीम भी समझ में आ गया होगा कि इटालियन सोनेट का जो राइम स्कीम है वो ABBA ABBA CDE CDE होता है। ये हो गया आपका ऑक्टेव 8 लाइन का और ये हो गया 6 लाइन का सेस्टेट। राइम स्कीम कैसे पहचानना है, इसके लिए यूनिट नंबर 1 जरूर देखिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो 4th हेडिंग है वो है मैसेज एंड कंक्लूजन। मैसेज मतलब संदेश एंड कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। तो ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या मैसेज देती है और इसका कंक्लूजन क्या है। तो रीडर्स जब इसको पढ़ते हैं तो उन्हें कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता है। वो मैसेज क्या है? फेथ, और ईश्वर जो चीज हमें देता है उस पर विश्वास रखना चाहिए, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, यही इसका मैसेज है। मिल्टन सोनेट कन्वेज द आइडिया दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर ग्रेट डीड्स फ्रॉम एवरीवन। मिल्टन की ये सोनेट कन्वेज मतलब बताती है द आइडिया, विचारों को, दैट कि गॉड डज नॉट रिक्वायर, गॉड को जरूरत नहीं होती ग्रेट डीड्स महान कामों की, फ्रॉम एवरीवन हर किसी से। सम सर्व हिम थ्रू एक्शन, कुछ लोग सर्व करते हैं, सेवा करते हैं हिम गॉड की थ्रू एक्शन अपने कार्यों से, वाइल जबकि अदर सर्व हिम विद पैशन एंड फेथ, जबकि बहुत सारे लोग इस संसार में ईश्वर को सर्व करते हैं या ईश्वर की सेवा करते हैं बाय द पेशेंस एंड फेथ, सब्र और आस्था के साथ। तो देखिए ये बात यहाँ पर जॉन मिल्टन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई तो इन्हें लगता था कि अब ये कोई काम ही नहीं कर सकते, गॉड की सेवा ही नहीं कर सकते। लेकिन एंड में ये समझ जाते हैं कि जो लोग केवल काम करते हैं और ईश्वर को सर्व करते हैं तो ईश्वर को सिर्फ उसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि वो लोग उसको महान काम करके दे, जबकि जो शब्द रखते हैं, जिन्हें फेथ होता है, वो भी ईश्वर उस पर भी खुश होता है और वो भी ईश्वर को सर्व करते हैं। द फेमस लास्ट लाइन, और जो फेमस लास्ट लाइन है इस सोनेट की, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एम्फसाइजेस दैट वेटिंग फॉर गॉड्स कमांड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ सर्विस। जो ये लास्ट लाइन है, दे आल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हैं, हु जो कि ओनली स्टैंड जो खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं, मतलब जो लोग
सब्र रखते हैं, गॉड में ट्रस्ट रखते हैं, वो लोग जो ईश्वर की कमांड का इंतजार करते हैं। तो इस पोएम की ये लास्ट लाइन बताती है कि धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना, इंतजार करना भी ईश्वर की एक सेवा का ही रूप है, कि ईश्वर जो उन्हें अपनी जिंदगी में देगा उसके लिए वो इंतजार करते हैं, और गॉड की जो कमांड होती है, गॉड जो उनसे करवाता है वो करते हैं। तो ये भी गॉड की सर्विस का एक तरीका है, ना कि वो ग्रेट डिड्स ही दे तभी गॉड खुश होगा, बल्कि जो उसके लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं सब्र के साथ, वो भी गॉड को क्या है, सर्व करते हैं और गॉड उनसे भी खुश होता है। तो ये जो सनेट है या ये जो पोएम है, ये हमें यही मैसेज देती है। अच्छा देखिए, पोएम तो ये है, लेकिन इस पोएम का जो फॉर्म है वो सनेट है। ये सब कुछ आप यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा, और इसके लिए जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन होगा उस पर भी वीडियोस चैनल पे अपलोड है। सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो उसके लिए विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।